10 मार्च 2019 गाजियाबाद। समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। मंच पर भाषण दे रहे नेता पर आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद सब कुछ अचानक से हुआ। वीआईपी को पूरी तरह से सुरक्षित रखने वाली वो पुरानी जैसे दिखने वाली कारों का प्रदर्शन अविश्वसनीय था। उन कुशल जवानों को मिली सराहना का एक बड़ा हिस्सा कार को भी जाता है। आयोजन स्थल सीआईएसएफ की मॉक ड्रिल थी और वो कार जो सुरक्षा का प्रतीक बना कभी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा था। क्या आपको हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के काफिले के गुजरने का दृश्य याद है? कतार से गुजरती उन कारों से कोई भी अनजान नहीं होगा। देखने में वो गठीलापन न हो, लेकिन उस कार के हर हिस्से में मजबूती के चिन्ह स्पष्ट थे। इसी कार के जरिए भारतीय बाजार और भारतीयों के दिमाग में पहली बार कार की अवधारणा ने जन्म लिया। अम्बासडर। भारतीय लोग जो केवल बैलगाड़ी और रिक्शा को देखकर बड़े हुए, पहली बार कार शब्द का जन्म अम्बासडर के साथ हुआ। उस चमत्कार को देखने और छूने के लिए लोग एकत्रित होने लगे। 4 दशक तक अम्बासडर कार, जिन्हें प्यार से अम्बी कहा जाता था, ने भारतीय सड़कों पर राज किया। धनी घरों में गौरव के प्रतीक के रूप में, शासक वर्ग के लिए शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में, माफिया फिल्मों और विज्ञापनों में निरंतर उपस्थिति के रूप में और आम आदमी की टैक्सी के रूप में अम्बासडर ने कई भूमिकाएं निभाई हैं। देश के उच्च पदस्थ अधिकारियों, सांसदों, फिल्मी सितारों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्रियों के सामने 2 अक्षर HM लिखी अम्बासडर कारें भारतीय सड़कों पर फर्राटे से दौड़ा करती थी। एशिया का दूसरा सबसे पुराना कार विनिर्माण संयंत्र अम्बी के निर्माता हिंदुस्तान मोटर्स का है। एम्बेसडर कार और हिंदुस्तान मोटर्स आज के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का पहला अच्छा उदाहरण है। इतना नाम और खूबियां होने के बावजूद हिंदुस्तान मोटर्स धाराशाही कैसे हो गया? साथ ही दशकों से धन, प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक रही अपने उत्थान के चरम से अपने आश्चर्यजनक स्वर्ण युग तक अपने अच्छी यादों के अवशेष अम्बासडर के कई सालों के सफ़र के बारे में भी जानेंगे। वो कारें जो भारतीय सड़कों की शोभा बढ़ा रही थी, वो कैसे नष्ट हो गई। यदि हम ठीक 100 वर्ष पीछे मुड़कर देखें और ब्रिटेन की सड़कों पर नज़र डालें तो हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि अम्बासडर कारें, जिन्हें हम अपना समझते थे, ब्रिटिश धरती पर उस समय आम बात थी। लेकिन नाम अम्बासडर नहीं था, ना ही हिंदुस्तान मोटर्स द्वारा निर्मित किया गया। 1919 में विलियम मॉरिस द्वारा स्थापित ये मॉरिस मोटर्स की ऑक्सफोर्ड श्रृंखला की कारें हैं। 1926 तक की अवधि में ब्रिटेन में उत्पादित 42% कारें हमारी अम्बासडर जैसी मॉरिस कारें थीं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्रिटिश कारें भारतीय बाजार में कैसे आई और मॉरिस एम्बासडर कैसे बन गया। यह इतिहास है भारत की धरती पर पहली बार कार का आना। आज़ादी से पहले भारत में अंगुलियों पर गिनी जा सकने वाली कारें ही थी। विदेश निर्मित होने के कारण इन पर उच्च ब्रिटिश अधिकारियों और अमीरों का एकाधिकार था। 1942 में भारत की पहली कार कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स की स्थापना भारत के प्रमुख औद्योगिक परिवार के सदस्य BM बिरला और मॉरिस मोटर्स के संस्थापक विलियम मॉरिस द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते में की गई थी। गुजरात में पोर्ट ओखा पर हिंदुस्तान मोटर्स एक छोटी फैक्ट्री स्थापित करने वाली पहली कंपनी थी। 1948 में फैक्ट्री को पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा की विशाल हरी और खूबसूरत भूमि पर स्थानांतरित कर दिया गया। उसी वर्ष भारत में निर्मित पहली कार हिंदुस्तान 10 इस फैक्ट्री से जारी की गई थी। कार का डिज़ाइन मॉरिस मोटर्स की 1948 मॉडल मॉरिस 10 कार पर आधारित था, जो ब्रिटेन में बहुत लोकप्रिय थी। भारतीयों ने इस सेडान मॉडल कार को गोलाकार आंखों जैसी हेडलाइट्स, एक टेल फिन जो क्लासिक कारों का हिस्सा थी, और सामान के लिए एक बड़े डिक्की के साथ पसंद किया। फिर 1954 में मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज सेकंड में लैंडमास्टर मॉरिस माइनर पर आधारित बेबी हिंदुस्तान नामक कार भी लॉन्च की गई। इन सभी को बाजारों में सफलता मिली।
1958 में मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 के आधार पर हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर लॉन्च किया, जो अगले 4 दशकों तक भारतीय लोगों की सपनों की कार बन गई। इन कारों में 35 HP की पावर वाला 1.5 लीटर इंजन लगा था। रिलीज के वक्त इन कारों की कीमत 14,000 रुपये थी। अपनी कम लागत, व्यावहारिकता और हमारी जलवायु और सड़क के अनुकूल डिज़ाइन के कारण एम्बेसडर बहुत कम समय में भारतीय धरती पर लोकप्रिय हो गई। वैसे तो यह कार बाजार में कई रंगों में उपलब्ध थी, लेकिन सड़कों की स्टार सबसे ज़्यादा बिकने वाली सफ़ेद रंग की कार थी। प्रधानमंत्रियों, प्रशासनिक और सांस्कृतिक गणमान्य व्यक्तियों ने एम्बेसडर कारों का उपयोग करना शुरू कर दिया। एम्बेसडर की स्वीकृति से आपको यह समझ आ जाएगा कि भारत सरकार ने लगभग 16% एम्बेसडर कारें हिंदुस्तान मोटर्स से खरीदी। एम्बेसडर उस समय मोनोकॉक चेसिस पर बनी एकमात्र कार थी, इसीलिए केवल एम्बेसडर के पास कार के अंदर पर्याप्त जगह थी। इस विशेषता के कारण एम्बेसडर कारों का व्यापक रूप से टैक्सी वाहनों के रूप में उपयोग किया जाने लगा। BBC द्वारा प्रायोजित टॉप गियर कार्यक्रम में हमारे एम्बेसडर को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टैक्सी के रूप में चुना गया। अम्बी की इस सफलता ने लंदन बैग कैब, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, फोर्ड क्राउन विक्टोरिया, लिंकन टाउन जैसे वाहन लाइन के दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के साथ साथ आधिकारिक क्षेत्र में भी चमकने में सक्षम होने से एम्बेसडर कारों के विकास में तेजी आई। 1960 और 70 के दशक तक भारतीय कार उद्योग आज से बहुत अलग था। उस समय भारत में केवल 3 कार निर्माता थे। एक एम्बेसडर कार बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ऑफ कोलकाता, दूसरी प्रीमियम पद्मिनी कारें जिन्हें तब फिएट के नाम से जाना जाता था। इन पद्मिनी कारों का निर्माण मुंबई की प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स ने इटली की फिएट कंपनी के साथ मिलकर की थी, और तीसरी कंपनी थी स्टैंडर्ड हेराल्ड कारों के निर्माता चेन्नई में स्टैंडर्ड मोटर्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया द्वारा निर्मित कारें। उस समय केंद्र सरकार ने इन कार निर्माताओं के अलावा किसी अन्य कंपनी को भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। कार बाजार में एम्बेसडर के मुख्य प्रतिद्वंदी प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रीमियम पद्मिनी थी। उस समय एम्बेसडर, पद्मिनी और अन्य सभी कारों की मांग बहुत अधिक थी, लेकिन इन कंपनियों की उत्पादन क्षमता इतनी कम थी कि एक परिवार को कार पाने के लिए 5 साल तक का इंतजार करना पड़ता था। यहाँ तक कि उच्च संपर्क वाली सरकारी अधिकारियों के लिए प्रतीक्षा भी 1 वर्ष लंबी थी। इस लंबी बुकिंग अवधि के कारण सेकेंड हैंड कारों की कीमत उनकी मूल कीमत से लगभग दुगनी हो जाती। कार बाजार में यह एक आम बात हो गई थी कि उच्च पदस्थ अधिकारी अपने प्रभाव का उपयोग करके कार खरीदने के लिए विशेष कोटा प्राप्त करके और फिर इन कारों को कुछ वर्षों तक उपयोग करने के बाद लाभ पर बेच देते थे। आपूर्ति की कमी के कारण कारों की लगातार कमी बनी रही। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के उपाय करने के बजाय कार को एक विलासिता की वस्तु मानकर लोगों के बीच कारों के उपयोग को हतोत्साहित करने की नीति अपनाई। इसके लिए कारों पर ऊंचे टैक्स लगाए गए। एम्बेसडर कारों के मामले में पर्याप्त गुणवत्ता न होने और बिक्री के बाद ग्राहक को अच्छी सर्विस न देने के कारण दिक्कतें और बढ़ गईं। हालांकि कार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और संसाधनों के आयात की अनुमति थी, लेकिन उस समय आयातित कारों को अपग्रेड या मॉडिफाइड करने के लिए देश में कड़ी शर्तें थी। इस नीति का कारण विदेशी मुद्रा संरक्षण था और फिर ऐसी कारों का निर्माण हुआ जो बहुत अधिक ईंधन का उपयोग करती थी। इन घरेलू कार निर्माताओं की ओर से भविष्य की कारों को विकसित करने के लिए कोई वित्तीय निवेश नहीं किया गया, जिससे इन सभी समस्याओं का समाधान न हो सका। 1970 के दशक में कार ग्राहकों की ज़रूरतें 21वीं सदी से काफ़ी अलग थी। 30 वर्षों के दौरान कंपनी ने सिर्फ एम्बेसडर में डिज़ाइन अपडेट किया। एम्बेसडर कारों में किया गया एकमात्र बदलाव प्रदूषण नियंत्रण में था। शुरुआती दिनों में एम्बेसडर की ताकत ब्रिटेन की ऑस्टिन मोटर कंपनी का पुराना 1.5 लीटर BMC इंजन था। बाद में इसकी जगह 1.8 लीटर जापानी इसूज़ू इंजन लगाया गया।
उस समय भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एम्बेसडर के पास सबसे शक्तिशाली इंजन था। एम्बेसडर के 50 वर्षों से अधिक के अविश्वसनीय जीवन काल के दौरान 9 लाख से अधिक कारों का उत्पादन किया गया। हिंदुस्तान मोटर्स 1980 तक भारतीय बाजार में सुरक्षित रही। अधिकांश उद्योगों की तरह भयंकर प्रतिस्पर्धा की कमी, विदेशी भागीदारी और सरकारी प्रतिबंधों ने हिंदुस्तान मोटर्स को सुरक्षित स्थिति में रखा। 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा के साथ भारतीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों का आना शुरू हो गया। इससे कई अन्य ब्रांडों की तरह एम्बेसडर कारों का बाजार भी प्रभावित हुआ। वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हुए कंपनी ने कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों के बाहर हिंदुस्तान मोटर्स के प्लांट में कारों का निर्माण बंद कर दिया। कंपनी ने 2014 से पहले के वित्तीय वर्ष में केवल 2200 एम्बेसडर कारें बेची और उस समय से उत्पादन पूरी तरह से रोक दिया गया। यह 70 के दशक के मध्य में एम्बेसडर द्वारा हासिल की गई बिक्री का सिर्फ 1% था। शुरुआत में इसकी कीमत 14,000 रुपये थी और अंत आते आते एम्बेसडर की कीमत 5.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। जानिए असफलता के कारण। गुणवत्ता। एम्बेसडर कारों की गुणवत्ता को लेकर कई चिंताएं थीं। इसके अलावा हैंड ब्रेक भी कम ही काम करता था। स्टीयरिंग हब के ऊपर संकेतक नियंत्रण लगाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की तुलना में इन कारों का उपयोगकर्ता अनुभव खराब था। अपने स्प्रिंग सस्पेंशन और 15 इंच के बड़े पहियों के साथ उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी टिकने में सक्षम होने के बावजूद कारों का खराब होना एक नियमित दृश्य बन गया। इसे ठीक से ठीक करने के लिए स्पेयर और मैकेनिक हर जगह उपलब्ध नहीं थे। फ्यूल पंप हॉट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के नीचे स्थित है। इंग्लैंड जैसे ठंडे और बरसाती इलाकों में यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन भारत के गर्म जलवायु में पंप में ईंधन वाष्पित हो जाता और भाप एक लॉक बना देती थी। इससे अक्सर स्टार्टिंग प्रॉब्लम होने लगी। मार्केटिंग। अन्य वाहन निर्माताओं के पास मार्केटिंग विभाग थे जो दिलचस्प टैगलाइन और जानकारी के साथ टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि पर अपने उत्पादों का प्रचार करते थे। हिंदुस्तान मोटर्स उस संबंध में कमज़ोर था। कंपनी ने कभी भी एम्बेसडर की सही मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं की। नवीनता का अभाव। अपने 50 साल के सफ़र में हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर में कोई खास बदलाव नहीं किया। हालांकि डिज़ाइन में मामूली बदलावों के साथ जैसे तैसे विपणन किया गया। एम्बेसडर को पुराना माना गया और इसमें तकनीक का भी अभाव था। बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा की कमी और मांग के अनुरूप डिलीवरी न कर पाने के कारण कंपनी बदलाव लाने में पीछे रह गई। एम्बेसडर कारें ज़्यादातर राजनेताओं, मंत्रियों और उच्च अधिकारियों द्वारा खरीदी जाती थी, जिन्हें कार का आराम पसंद था। इस वाहन को पसंद करने वाले लोगों का एक अन्य समूह टैक्सी चालक थे। 80 के दशक में मुंबई और कोलकाता में टैक्सी के रूप में चलने वाले एम्बेसडर कारों की एक लंबी कतार देखी जा सकती थी, लेकिन आज मुंबई में एम्बेसडर टैक्सियां कम ही देखने को मिलती है। यह प्रतिष्ठित कार आज भी कोलकाता शहर में टैक्सी के रूप में उपयोग की जाती है। उपभोक्ताओं की पसंद बदलने के साथ साथ पुरानी प्रौद्योगिकी को अपनाना, अनुसंधान और विकास में निवेश की कमी, खराब विपणन रणनीतियाँ, विदेशी कार ब्रांडों से कड़ी प्रतिस्पर्धा और कंपनी में श्रमिक समस्याओं और वित्तीय कठिनाइयों के कारण भी गिरावट आई। भारत की धरती पर ऑटो बाजार अधिक आधुनिक और फीचर लोडेड वाहनों की ओर बढ़ने लगा, जिसने फीचर और डिज़ाइन के मामले में एम्बेसडर को पीछे छोड़ दिया। कभी स्टेटस सिंबल रही एम्बेसडर कार आज कोलकाता में कमर्शियल कैब तक ही सीमित है। आज ओला और उबर हावड़ा ब्रिज पर चलने वाली इन प्रतिष्ठित पीली टैक्सियों के लिए समस्याएं पैदा कर रही हैं। 11 फरवरी 2017 को एम्बेसडर ब्रांड ने यूरोपीय कार कंपनी प्यूशो को ट्रेडमार्क सहित हिंदुस्तान मोटर्स की बिक्री के लिए 80 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया। आज पुरानी पीढ़ी एम्बेसडर कार को पुरानी यादों में देखती है।
आज भी लोगों के बीच एम्बेसडर कारों की लोकप्रियता इतनी कम नहीं है। एक बात निश्चित है, यदि जावा और एसडी को पुनर्जन्म दिया जा सकता है तो भारत की सड़कों की शोभा बढ़ाने के बाद पीढ़ियों द्वारा इसे प्रशंसा की दृष्टि से देखा गया एम्बेसडर समय की मांग के अनुरूप बदलावों के साथ भारतीय बाजार में मजबूत वापसी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं।